नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मंडी उप निरीक्षक के विषय में बातचीत करूंगा। मंडी उप निरीक्षक, जिसको आप मंडी सब इंस्पेक्टर अगर अंग्रेजी में कहें तो मंडी सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, इसकी योग्यता जो है वह आयु की सीमा की बात करूं तो योग्यता है 21 से 40 वर्ष के बीच। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल हैं तब की स्थिति में, यानी पुरुष हैं, यदि फीमेल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है या फिर महिला है, तब तीनों चारों कंडीशन में आपके लिए एज जो हो जाएगा 21 से 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इनको रिलैक्सेशन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। व्यापम अपने प्रश्नों के स्तर को किस प्रकार से चेंज कर रहा है और उस परिप्रेक्ष्य में हमको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सब विषयों पर बातचीत करने वाला हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, इन सब विषयों पर भी बातचीत करूंगा। इसके अलावा इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता में कॉलेज चाहिए होता है, यानी कॉलेज पास आउट होने आवश्यक है। तो ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें भरने वाले हैं फॉर्म। अगर आप पुराना व्यापम का सिलेबस या व्यापम का अगर एग्जाम का कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए कट ऑफ आप कई एग्जाम में ऐसा देखेंगे कि 75, 73 कट ऑफ जा रहा है, जबकि व्यापम अपने एग्जाम को या एग्जाम के पैटर्न को, प्रश्न के तरीके को बदलता भी जा रहा है, फिर भी बच्चे गेन कर रहे हैं। तो ये बच्चे नंबर ला रहे हैं, कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या, कौन सा तरीका अपनाते हो? अभी अगर थोड़ा दिन पहले अगर आप देखें, लगभग 2020-21 के बाद व्यापम बहुत सारा परिवर्तन किया। जैसे अगर अपने प्रश्न के तरीके में पहले पूछा जाता था वन लाइनर प्रश्न, जिसमें एक फैक्ट होता था, इसी प्रश्न पर आधारित होता था। ठीक है, वो फैक्ट पता है तो बन जाएगा, नहीं फैक्ट पता है तो नहीं बनेगा। अब प्रश्न कैसे पूछता है? कथन कारण वाले प्रश्न पूछ लेगा, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न पूछ लेगा, इसके अलावा क्रम से सजाइए वाले प्रश्न पूछ लेगा। सजाए, कथन वाले प्रश्न पूछता है। कथन में वो कभी 3 कथन देता है, कभी 4 कथन देता है, जे के एल एम ऐसे फॉर्मेट में देता है। तो प्रश्नों को वो धीरे धीरे वन लाइनर प्रश्नों को कम करता जा रहा है। अब जब धीरे धीरे वन लाइनर प्रश्न को कम कर रहा है, जब कथन कारण वाला प्रश्न दे रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से आपसे कथन कारण वाले प्रश्न में वो 3 सवाल पूछता है। एक ही सवाल में 3 सवाल पूछता है। जोड़ी मिलान में एक ही सवाल में 3 से 4 सवाल पूछ लेता है। क्रम से सजाए में तो एकदम सबसे कठिन प्रश्न इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि एक पता नहीं है तो पूरा ही गया आपका। कथन कारण वाले में भी इसी प्रकार से कथन पूछता है और आखिरी में ऑप्शन देता है, और उस ऑप्शन से प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि इन सब चीजों से आप अनभिज्ञ हैं तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। सामान्य से एक कथन कारण वाला प्रश्न दिया। सामान्य से कथन कारण वाले प्रश्न में आपसे 3 सवाल पूछता है। पहला, कथन सही है, दूसरा कारण सही है, तीसरा सही व्याख्या करता है कि नहीं करता। अब आप तो सामान्य तौर पर फैक्ट अगर पढ़े हैं तो फैक्ट में आपका कथन तो बन जाएगा, कथन सही है। दूसरा, कारण तो पढ़ते ही नहीं आप, क्योंकि कारण होता है कंसेप्चुअल पार्ट। अब कंसेप्चुअल पार्ट को नहीं पढ़ते तो फिर कैसे बनेगा? अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मुख्य रूप से 6 पार्ट हैं। अभी सभी बातों पर बात करूंगा, पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझने की भी कोशिश करेंगे कि बच्चों का सिलेक्शन आखिर हो क्यों नहीं रहा है, या फिर आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करने वाले हैं, तो आपको किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने पढ़ना वही है, मेहनती बच्चों के लिए ही बस है सिलेक्शन, मेहनती बच्चों के लिए। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बात है। सामान्य तौर पर आपसे जो सिलेबस होता है वो हिंदी रहता है, अंग्रेजी रहता है, गणित रहता है, रीजनिंग रहता है, इसके बाद जीएस का प्रश्न रहता है,
इसके अलावा एक और भाग रहता है जिसको कहते हैं आप कंप्यूटर। इस प्रकार से 4, 5, 6 भागों में सिलेबस डिवाइड है। जब आप कट ऑफ देखते हैं कि 75 कट ऑफ जा रहा है, जनरल है तो 75 किया, इसका मतलब यह है कि कोई भी भाग छोड़ना ठीक नहीं, ठीक, कोई भी भाग छोड़ना सही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्शन न होने की वजह से होने का कारण जो है वो सबसे प्रमुख कारण है कि बच्चे समय नहीं देना चाहते। अभी भी कुछ बच्चे इस एग्जाम के लिए जागरूक नहीं है, एग्जाम से कुछ समय पहले जागरूक होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न चूंकि बदल चुका है, तो जब पैटर्न बदल चुका है तो आप आखिरी में जागरूक होंगे तो उन सब चीजों को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, चल तो ये पूरा एग्जाम, चाहे एग्जाम को निकालना, सब तो मेहनती बच्चों का ही खेल। कोई जादूगरी तो है नहीं कि एग्जाम निकल जाएगा, मेहनत है तो एग्जाम है। कोई कोचिंग, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बस मेहनत के तरीके को बदलना सिखाता है, या फिर सिखाना भी चाहिए उसे यही तरीका, क्योंकि मेहनत अल्टीमेटली बच्चे को करना है। बच्चे फैक्ट के पीछे पड़े हैं, लेकिन फैक्ट के पीछे जब आपसे पूछता है कि कथन कारण वाला प्रश्न, कारण में आपसे कंसेप्ट पूछना चाहता है। आपसे जब 4, 5 कूट वाला प्रश्न पूछता है तो उसमें कंसेप्ट पूछना चाहता है। आप वही पुराने तरीके पे चल रहे हैं, कंसेप्ट का कोई फोकस ही नहीं। एक सबसे प्रमुख कारण और भी है जो कि नहीं होने का कारण यह है, मैं देखता हूं कि जो बच्चे पुराने समय से लग रहे हैं ना, लगे हुए, उनको क्या लगता है कोई टॉपिक जो है आसान लग गया, अब उसी टॉपिक को वो पढ़ते जाते हैं। मान लेते हैं बच्चों को छत्तीसगढ़ का जीएस आसान लग गया तो बस छत्तीसगढ़ जीएस को रटते जाते। छत्तीसगढ़ जीएस में अभी एक एग्जाम हुआ, उसके सिलेबस में था, एक क्वेश्चन पूछ लिया, बस उम्मीद थी कि 15 क्वेश्चन आएगा, कम से कम एक प्रश्न पूछ लिया। तो जो चीज आसान, पहली बात तो कोई चीज छोड़ नहीं सकते, दूसरी बात जो चीज आसान है उसी को अगर पढ़ते रहेंगे तो उसमें आप अगर 15 ही प्रश्न पूछना है उस पार्ट से, तो 15 से ज्यादा तो आप नहीं कर सकते ना, कितना भी पढ़ लो। यूट्यूब में लाइव चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, वही चीजें चली, अरे हाँ ये मैं पढ़ाऊं, वो चीजें आपसे मतलब ही नहीं है। जो आप पढ़े हैं, जो आप नहीं पढ़े वो पढ़ना है, तब तो नंबर आएगा। जो तरीका आपने अभी तक नहीं अपनाया है वो तरीका अपनाना है, तब तो नंबर आएगा आपसे, तब तो प्रश्न बनेगा। और प्रश्न के पैटर्न पर फोकस नहीं है बच्चों का, बिल्कुल फोकस नहीं है। जब मैंने बताया ये 5 प्रकार के 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कितने बच्चे हैं जो इन 6 प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं है। और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रश्न वैसे ही पूछेगा, हक्का बक्का हो जाएंगे, तो फिर बनेगा कैसे? बिल्कुल नहीं बनेगा। और एक और चीज जिसको सामान्य तौर पर बच्चे छोड़ देते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, जो पिछले साल पूछा है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसके 4 ऑप्शन है A, B, C और D, इन चारों ऑप्शन को अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके फैक्ट को, आप पहले जितना नंबर लाते थे ना, 15 से 20 नंबर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं देते, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मतलब एक एक चीज, एक एक नंबर जोड़ना है ना। और ये जो भाग है, जैसे ये हिंदी है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भाग जो है हिंदी का 1, अंग्रेजी का 2, गणित का 3, रीजनिंग का 4 और कंप्यूटर का 5। मुख्य रूप से ये जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों से आप ऐसा भी कर सकते कि 100% नंबर ला सकते, अगर मेहनत करें तो, सही दिशा में मेहनत करें तो। 70 नंबर का पूछ रहे, 70 के 70 नंबर ला सकते हैं आप इसमें से। तो उस तरीके से आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा, वर्तमान पैटर्न पे आपको फोकस होना पड़ेगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हैं कोई भी
कोर्स लेते हैं, चाहे खुद भी नोट से पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें। उसको पढ़ने के बाद सबसे अच्छा तरीका तो ये हुआ कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं वर्णमाला, तो वर्णमाला से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, और साथ ही साथ ये जो 5 प्रकार के मैंने बताया, इस 5 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी बहुत सारा तैयारी, बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास नोट्स अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, जैसे हमने हिंदी के लिए पढ़ाया था पहले, तो हिंदी के लिए अभी तक तो कोई प्रश्न बाहर से नहीं आ रहा है, लेकिन समस्या ये हो गई है कि प्रश्न तो बाहर से नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों से फिर भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जब 2020-21 में इस प्रकार से तो मामला नहीं था कि इस तरीके से व्यापम चेंज कर देगा। तो अब जो फिर से मैं शुरू किया हूं नया कोर्स, उस कोर्स में इन सब चीजों को पूरी तरीके से समाहित करते हुए चलेंगे, ताकि ये चीज भी कवर हो जाए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए। कंसेप्ट तो करना ही करना है, कंसेप्ट ही मेन है। अभी कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, मान लेते हैं हिंदी का, ठीक, हिंदी का उदाहरण लेता हूं, हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है। पहले प्रश्न पूछता था कंसेप्ट बेस, सॉरी फैक्ट बेस, ठीक, पहले प्रश्न पूछता था फैक्ट बेस। एक प्रश्न मान लेते हैं, देख लेते हैं। एक पूछा कि द्विगुण व्यंजन क्या है, ठीक, जिसमें आपको पता है कि ये व्यंजन एक ड़ है और एक ढ़ है, इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब पहले यही प्रश्न पूछता था, अब प्रश्न कैसा पूछ रहा है? अब प्रश्न पूछ रहा है कि भैया इसको द्विगुण व्यंजन तो कहते हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी आपको पता है क्या? अगर कहानी पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो पहले जो क्लास कराया हूं, पहले वाले क्लास में ये सब चीजें, या फिर पहले आप पढ़े भी होंगे नोट्स वगैरह कहीं किताबों से, तो ये सब चीजें नहीं थी। तो अब नया नोट्स कोई अपडेट करे, कोई नया किताब लाए, तो उनको इन सब चीजों को फोकस करना चाहिए। तो इसको फिर कैसे तरीके से आप ठीक कर पाएंगे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा, अगर हिंदी में दूसरा प्रश्न देखें तो एक कथन कारण वाला प्रश्न पूछता है, हिंदी में पूछने लगा है कथन कारण, या फिर इसी को कथन और कारण वाला प्रश्न में बना करके दे देता। तो एक तो सामान्य अगर कारण पूछ लिया, मतलब इसके पीछे का कंसेप्ट हो गया, तो थोड़ा आसान प्रश्न हुआ, लेकिन इसी को कथन कारण में बना करके दे दे तो फिर ये बहुत कठिन प्रश्न। और व्यापम ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, क्रम से समझाइए वाले प्रश्न पूछ देगा, जैसे वर्णों के उच्चारण के हिसाब से उसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाइए। या फिर आपसे एक सवाल पूछ दिया, अभी तक आप हिंदी में जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में आप जैसे व्यंजन पढ़ते हैं, एक व्यंजन में पढ़ते हैं घोष व्यंजन और एक पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। अब घोष व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को अलग अलग पढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि घोष व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में क्या संबंध है, कैसे बताएंगे? इसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी बताएंगे। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में क्या चेंज किया है? अंग्रेजी में व्यापम में मुख्य रूप से जो चेंज किया है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। लगभग इंग्लिश की बात करूं, अंग्रेजी की बात करूं तो लगभग व्यापम ने उसी को पैटर्न को सेम रखा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। लेकिन एक चीज चेंज किया है कि अब जो कॉमन ईरर वाले प्रश्न है, इन कॉमन ईरर वाले प्रश्नों को शामिल कर लिया, और केवल कॉमन ईरर वाले प्रश्नों को शामिल करके व्यापम बहुत बड़ा चेंज कर चुका है। क्या? अब कॉमन ईरर का प्रश्न तो पूरा का पूरा इंग्लिश, पूरा कंसेप्ट, पूरा अवधारणा के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। नहीं पढ़ेंगे पूरा अवधारणा के साथ तो कॉमन ईरर का प्रश्न ही नहीं बनेगा। अब इन प्रश्नों की संख्या व्यापम धीरे धीरे बढ़ा रहा है। क्या पता आप इस बार जाए तो 10 के 10 प्रश्न, 12 के 12 प्रश्न कॉमन ईरर से हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक प्रश्न अभी पूछा कंप्यूटर में पूछा कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क और जो सीडी है वर्सेस सीडी, इस हार्ड डिस्क वर्सेस सीडी में भी पूछा कि सीडी का स्टोरेज ज्यादा कम क्यों होता है, हार्ड डिस्क का स्टोरेज ज्यादा क्यों होता है।
अब इस कंसेप्ट को आपको पढ़ने के लिए तो भाई ध्यान देना पड़े। व्यवहारिक वाला प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर में भी कि आप किसी चीज को सर्च कैसे करेंगे गूगल में, सर्फिंग कैसे करेंगे गूगल में, कैसे सर्च करके लाएंगे गूगल में, वो सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें भी अवधारणा घुसा रहा है। गणित में अगर गणित की बात करूं, थोड़ा सा गणित की बात कर लेते हैं। गणित वैसे प्रमुख विषय है, सबसे ज्यादा नंबर लगभग सबसे ज्यादा नंबर गणित से पूछा जाएगा। गणित, अब गणित में जो प्रश्न जो बदल दिया व्यापम ने, अब जो अंकीय प्रश्न पहले आते थे, नॉर्मल तौर पे अंक वाले जो प्रश्न होते थे, इन अंक वाले प्रश्न को व्यापम कर दिया है कथन में, कूट में। यह प्रश्न तो आपका बाप दादा नहीं देखा है, लेकिन व्यापम कर रहे हैं। अब जब ऐसा नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम हॉल में जाइए और फिर लगेगा अरे तो कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरा चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत परिवर्तन किया है। पहले गणित में क्या था, गणित पे सॉल्व करने का फोकस था कि कैसे करके सॉल्व करके उत्तर लिया। मिश्रण है तो मिश्रण को ऐसा ऐसा एलिगेशन लगा करके ऐसे 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 बस हमको उत्तर तो लाना है सही। लेकिन अब व्यापम बोलता है नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए वो बता सकें कि सॉल्व करने का स्टेप क्या है। मैथ्स में ही डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न पूछने लगा है। डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ा पर्याप्तता, कि क्या मैं इतना डेटा दे रहा हूं तो इस डेटा से आप बना पाएंगे उत्तर कि नहीं बना पाएंगे। प्रश्न के अंदर प्रश्न पूछ रहा है। अब वो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसी प्रकार से रीजनिंग तो वैसे बहुत सामान्य है अभी तक, लेकिन रीजनिंग में दो चीजें मुख्य रूप से चेंज किया है। पहला तो रीजनिंग में उसने चेंज किया कि कूट को जे, के, एल और एम में दे दिया, दूसरा पी, क्यू, आर और एस में दे दिया। रीजनिंग अभी तक पूरे सिलेबस में देखेंगे तो सबसे कम परिवर्तन वाला भाग है, सबसे कम परिवर्तन। लेकिन इसमें भी कल के दिन परिवर्तन हो जाएगा। जो रीजनिंग आप सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, क्या उतने ही रीजनिंग है? नहीं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उससे कट ऑफ रीजनिंग पूछा जाता है, वो रीजनिंग उठा करके दे देगा। सामान्य अध्ययन में आप अभी बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे कि जीएस में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को अब हटा रहा है। मुख्य रूप से फोकस क्या कर रहा है, तो इंडियन जीएस को फोकस कर रहा है। और दूसरा अगर फोकस कर रहा है तो करंट अफेयर को फोकस करे। करंट अफेयर के लिए वैसे आप द एनालाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसको डेली, छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर अपलोड होता है, इंडिया भी होता है, इंडियन का भी, जो कि फ्री में होता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां से डाउनलोड करिए। और साथ में टेस्ट, जो करंट अफेयर पढ़े हैं उसके बाद टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका एमसीक्यू जो डेली क्विज होता है उसमें, वो भी फ्री है। तो इस तरीके से चीजों को व्यापम जो है वो चेंज कर चुका है इस बार, और इन्हीं सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रख करके ही तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो फोकस है इस बार सिलेक्शन का, लोग कहते हैं कि इसमें मंडी उप निरीक्षक में लगभग 200 पद आने वाले हैं। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, जितने भी पोस्ट आएंगे मेरा टारगेट यह है कि इसमें से 50% पोस्ट जो हो एनालाइजर के हो, 50%। और ये केवल मेरे कहने से, आपके कहने से होगा नहीं, इसके लिए मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जो लोग हमसे पढ़ेंगे उनको, और मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं। हर जो वो है, क्या बोलते हैं, क्लास है, उस क्लास को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा जानने के इच्छुक होंगे तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले। पहला कि जो क्लास है उसका डिवाइडेशन 3 तरीके से होगा। क्लास 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जिसको हम कहेंगे थ्योरी, यानी एक क्लास चलेगी तो उसमें पूरा थ्योरी चलेगा। और थ्योरी में फोकस क्या होगा, देखिए, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें, याद आप करें, बहुत सारी चीज याद करें। जैसे आपको मैंने इसमें कई जगह बताया कि बहुत सारी चीजें, जैसे हिंदी का एक फैक्ट बताया, ये इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद किया, थोड़ा सा स्टोरेज तो जगह ले लिया, दूसरी चीजों के लिए तो जगह खाली बचा नहीं। दूसरा कोई चीज जो कि बहुत जरूरी था, इसको तो कंसेप्ट से पढ़ सकते, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, तो इसको तो कंसेप्ट से पढ़ा जा सकता। तो अगर थ्योरी में आप 2 चीजें मिला दें, एक तो कंसेप्ट अच्छा कर दें
दूसरा फैक्ट अच्छा कर दें। वैसे तो अभी तक हिंदी वाले पार्ट की बात करूं या दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बाहर से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन कारण वही बताया, बाहर से भले नहीं पूछा लेकिन बच्चे फिर भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इस चीज की कमी है, उस कोर्स में मुझे ऐसा लगता है इस चीज की कमी। तो इस बार का क्लास 2-3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक थ्योरी होगा, फिर एक होगा माइंड मैप। माइंड मैप एक्चुअल में क्या होगा? माइंड मैप बहुत आसान सा चीज है, अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करने के शौकीन होंगे तो करेंगे। एक्चुअल में ये घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास हुई। अब इस 2 घंटे की क्लास को हम लगभग 7 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। अब क्या होगा, जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको फिर एग्जाम के समय चीजों को रिवाइज करना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। अब उस समय पूरा का पूरा क्लास आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको केवल माइंड मैप वाला 10 मिनट का क्लास रिवाइज करना है। इसका मतलब 10 मिनट में 2 घंटे की क्लास खत्म। तीसरा चीज जो करेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज, जो आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए, जिसको हम कहेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में भी 2 पार्ट मैंने जैसा कि बताया। पहला पार्ट जो कि अभी वर्तमान पैटर्न पर आधारित है, दूसरा भाग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, जैसे मान लेता हूं, एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेता हूं एक क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। छोटा सा समझे कि हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हमारी क्लास, एक ही क्लास जो 2 घंटे की है, 1 घंटे की है, मान लेता हूं कितना भी है, मान लेता हूं अभी के समय में 1 घंटे की। इस 1 घंटे की क्लास में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो थ्योरी पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक, थ्योरी में सब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ने के देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। आप थ्योरी पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, पढ़ने के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चीजों को एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर उसे रिवाइज करिए और रिवाइज करके इसको याद कर लीजिए। दूसरा तरीका आपका यह हो सकता है कि उसके कंसेप्ट को जान लीजिए और कंसेप्ट को जान लिए तो याद हो जाएगा खुद ही, यानी फिर याद करने की जरूरत नहीं। पढ़ करके फिर से रिवाइज कर रहे, मान लीजिए 1 घंटा का कोई कंटेंट है, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, 2 घंटा हो गया, फिर से रिवाइज करेंगे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। क्लास 1 घंटे की है, रिवाइज करके 5 घंटे में रेडी हुआ। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इस क्लास के ड्यूरेशन को 1 घंटे से बढ़ा करके मैं कर दूं 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, कुछ भी 2 घंटा कर दूं। ठीक, इस 2 घंटे में हम ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का उपयोग करें कि दोबारा हमें उसे पढ़ना ही ना पड़े। अगर पढ़ना भी पड़े तो बस थोड़ा सा माइंड मैप पढ़ना पड़े। तो मैं जो फोकस करूंगा इस पर करूंगा, क्योंकि प्रश्न भी इसी कंसेप्ट वाले से बन रहे हैं। प्रश्न वो पुराने तरीके से भी बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न जो बन रहा है वो इसी कंसेप्ट वाले से बन रहा है। तो मेरा फोकस वही होगा कि लंबा क्लास चलेगा लेकिन उस क्लास को दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो मैं समझाना चाह रहा था। तो पहला हो गया वर्णमाला, इसको पूरा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद फिर हम सेकेंड स्टेप पे करेंगे क्या? माइंड मैप, ताकि जो 1 घंटे की क्लास है उसको 5-7 मिनट में अपन रिवाइज कर लें। फिर हम करेंगे एमसीक्यू इसी क्लास में ना। अब इस एमसीक्यू से आप टेस्ट भी कर पाएंगे, जान भी पाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को पहले दिन से ही बूस्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे की क्लास, माइंड मैप, और माइंड मैप करने के बाद आपका एमसीक्यू। अब आप एमसीक्यू में ये चीज जान पाएंगे, भाई जो पढ़ा वो याद हुआ नहीं हुआ, और याद तो करना ही नहीं है। मेरे क्लास में तो याद करना ही नहीं है, आपको बस पढ़ना है, देखते जाना है। याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें जो याद करनी। सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकलवा करके सामने रखिए, तभी मेरी क्लास समझ में आएगी। समझ में तो ऐसे भी आ जाएगी, लेकिन वो चीजें फिर भूल जाएंगे। पीडीएफ सामने रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा माइंड मैप ऐसा वैसा जो बनाते चलेंगे उसको बनाते चलेंगे। मतलब आपको केवल इस क्लास में समय ही नहीं देना, आपको पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ प्रिंट कराएंगे, बिना प्रिंट कराए पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, पहले से बता रहा हूं। तो आपको
प्रिंट वगैरह सब कुछ करवाना पड़ेगा, सामने रख के चलना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेक्शन हो। ठीक, तो थ्योरी, माइंड मैप, एमसीक्यू, इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। इस प्रकार से हम दोनों चीजों को समाहित करते हुए चलेंगे। जाहिर सी बात है कि जब इतना मेहनत होगा तो इस मेहनत के लिए सबसे अगर अच्छा क्वालिटी देना है तो इस क्वालिटी के लिए हमको तो अच्छा मेहनत भी चाहिए होगा। और अच्छा मेहनत कहां से आएगा? रिसोर्स से, संसाधन से। संसाधन कहने का मतलब है कि संसाधन मिलेगा पैसा, चाहे वो कंटेंट डेवलपर हो, चाहे पढ़ाने वाला हो, चाहे हमारे लाइट का बिल हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज पैसे से आएगी। तो जाहिर सी बात है इसके लिए कोर्स जो होगा उस कोर्स का फीस लगेगा, निःशुल्क नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, आपको ना बस मेरे साथ चलना है, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है। बस आने वाले समय में जितने दिन क्लास लूंगा उस क्लास में आपको बस मेरे साथ चलना है। पीडीएफ बोलो प्रिंट कराओ, प्रिंट करो। हम वो सारे दरवाजे बंद करेंगे इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो हमें फेल करते हैं। हमें फेल करने में जो सहायक हो, सारे दरवाजे, सारे डोर हम बंद करने का काम करेंगे, एक एक करके, धीरे धीरे धीरे। जैसे फेल करने में सहायक क्या है? कोई सिलेबस का पॉइंट छोड़ दिया, वो फेल करने में सहायक है, तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? कथन कारण वाले प्रश्न पूछ रहे, कंसेप्ट पूछ रहे हैं पीछे, उसको कवर करेंगे। तीसरा क्या है? हमारे पास रिवीजन का समय आखिरी में नहीं बचता, उस रिवीजन को समय में समय पर कोर्स खत्म करेंगे तो रिवीजन भी हो जाए। रिवीजन में कम समय लगे उसके लिए हम माइंड मैप करेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे मैंने बताया 15 से 20 नंबर का एक्स्ट्रा जा सकते हैं, उस 15 से 20 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करने के लिए हम इसी क्लास में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ऐसा कोई मौका हमको छोड़ना नहीं है जिससे कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। हर मौका जो हो वो सिलेक्शन का मौका हो। तो हर सिलेक्शन के मोर्चे पर हमको काम करना है, बस एकदम लग जाना है। संडे छोड़ के हर दिन आपको मेरे साथ लगे रहना है। और आने वाले समय में आपका ही नाम हो सकता है, कोई पता नहीं। अगर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है, वो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। ठीक, तो कोर्स के बारे में बता देता हूं। कोर्स का फीस है 7,000 रुपए प्लस जीएसटी, यानी टोटल ये आपको हो पड़ेगा 8,260 रुपए। ठीक, कोर्स महंगा लग गया? लग गया ना महंगा? बस मुझे पता है कोर्स महंगा है, लेकिन ये जो कोर्स है, फीस, पैसा तो फिर से आना है, पैसा तो फिर से आना है, समय फिर से नहीं आना। और ये जो कोर्स है ना, उन बच्चों के लिए नहीं है जो केवल फीस पर कॉन्सेंट्रेट। मैंने बताया ये सब चीजें आपने देखी, अगर अभी तक रुके हैं तो मैंने बताया कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इसमें। हर चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पे, नए पैटर्न पे क्वेश्चन, पीवाईक्यू, थ्योरी, कंसेप्ट, हर चीज, पीडीएफ, ये वो, जितना चीजें बताया, जो भी नया पैटर्न चेंज हो रहा है, सब कुछ को हम वो हर दरवाजा, हर वो होल बंद करेंगे जिससे हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हमको बस एक अंतिम मौका मान करके चलना है कि ये हमारे सिलेक्शन का मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं, अंतिम मौका है ये। और मैं इस तरीके से आपसे आंखों में आंखें डाल के इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इसमें मेहनत करने वाला हूं, सिलेक्शन के लिए मेहनत करने वाला हूं, पढ़ाने के लिए नहीं। तो आप भी मेरी आंखों में आंखें डाल के, आप कांच के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के अगर बोलने की क्षमता रखते हैं कि हां आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, तब इस कोर्स से जुड़िए, नहीं तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा, समय भी बेकार हो जाएगा। और जो आंखों में आंखें डाल करके नहीं बोल पा रहे हैं कि हां मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, कभी कांच के सामने खड़े होकर के बोलिएगा हां मैं ही हूं,
जो इस समय उस समय ऐसा काम किया वैसा काम किया और आज मैं सिलेक्शन नहीं ले सकता क्या? तो अगर वो क्षमता है आपके अंदर तब फिर कोर्स से जुड़िए। अगर वो क्षमता नहीं है तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि अगर जो मेहनत मैं कराऊंगा वो मेहनत आप करेंगे ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। मेरे लिए भी एक बुरा लगेगा कि भाई मेरा कोई जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, एनालाइजर का कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाया, डिस्क्वालीफाई हो गया। कोई क्वालिफाई होता है तो खुशी मिलती है। तो आपके अंदर वो क्षमता है क्या कि यही मौका अंतिम है, अब नहीं देना परीक्षा, इस बार निकालना है, फिर कोई परीक्षा नहीं देना, बस ये आखिरी मौका है। वैसे मौके के साथ लगी। ट्रेडिशनल क्लास जो पहले से क्लासेस चल रही हैं वैसी क्लासेस, अगर आप मेरा डेमो देखे होंगे, कई वीडियो में हो सकता है देखे होंगे, अब वो क्लास नहीं, अब वो क्लास चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारा क्लास करने का उद्देश्य क्या है, हमको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, एक ही तो उद्देश्य है कि आपसे परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न बने और आपका सिलेक्शन हो। और जब वो पुराने पैटर्न पे कोर्स जो एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा तो बेकार है। तो हमको नए पैटर्न पे चलना है, नई ऊर्जा के साथ चलना है, नई मेहनत के साथ चलना है। बिल्कुल नवीन बैच शुरू हो रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं कोर्स। न्यू बैच शुरू हो रहा है, इस न्यू बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑफर भी है, जो बच्चे कम फीस में लेना चाहते हैं तो अगर शुरुआत में लेंगे, जल्दी लेंगे, तो इनको ये 4000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। यानी जीएसटी होगा 18%, 700 रुपए जीएसटी, 720 रुपए जीएसटी होगा, तो 4720 रुपए में मिलेगा उनको कोर्स। अगर शुरू में लेंगे तो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो अगर आप शुरू में लेंगे तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 94 064 21 014 इस नंबर पे आप मंडी निरीक्षक क्लास ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा। वहां से आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, अपना पेमेंट करिए, अपना तैयारी शुरू करिए। अब ये एक्चुअल में ऑफर कितने स्टूडेंट के लिए है मुझे थोड़ा मेरे को बताए थे, लेकिन मैं भूल गया हूं। लेकिन बस ये जानिए कि आप शुरू में कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो देखिए आप कर लीजिएगा भाई। अब मैं भूल चुका हूं, अब किसी वीडियो में बताऊंगा तब तो फिर अभी लेने जाऊंगा कहां पे लिखा है तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप जो भी है जल्दी कर लीजिएगा अपना, अगर ऑफर में लेना चाहते हैं 4720 वाले ऑफर। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है। हमको बस याद रखना दोस्त, जो भी आओ एक ही उद्देश्य के साथ आओ कि बस यही अंतिम है मेरे दोस्त, और लग जाना है, गला देना है। मैं जो 1 घंटे की क्लास है, जो नॉर्मल 1 घंटे की क्लास होती है, उसके लिए 3 घंटे, एक दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस मैं इस बार पागल हूं तो केवल सिलेक्शन के लिए, किस बार सिलेक्शन देना है। और मेरे इस 50% की मुहिम में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको मेहनत करना है, लगन से करना है, हर चीज कराऊंगा, बस डे बाय डे करते जाओ, प्रतिदिन जितना काम बताए उतना पूरा करो। और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा भाई, जो कारण है सिलेक्शन न होने के, उन कारणों को तो ही हमको दूर करना है। अगर हम उन कारणों को दूर कर लिए कि समय आप नहीं देना चाहते, समय दे रहे हैं आप, तो कारण अगर दूर हो गया तो अच्छी बात है, कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो गया तो अच्छी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया तो और भी नंबर बढ़ गए। तो ऐसे करके एक एक नंबर, 2-2 नंबर, एक एक नंबर 2-2 नंबर बढ़ेगा। आपका जो प्रतिद्वंदी हो 0.1, 0.2, 0.0 ऐसे 0.01 ऐसे बढ़ जाते हैं आगे लोग। तो उतना उतना नंबर के लिए हमको मेहनत करना है, और इस मेहनत में हमको पास भी करना है मेरे दोस्त। फेल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतना मेहनत करना है कि एकदम टूट जाए, एकदम से एकदम गला देना है अपने आप को, बस इस बार खत्म।